हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जे आंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर 3 है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है आपको बहुत ही आसान से शब्दों में इस वीडियो में मिलने वाला है। सो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो बेटा चैप्टर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर आपको एक जो व्यू दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपको कैटेगरी डिफरेंट जो कैटेगरीज है इस चैप्टर में हम क्या क्या जो चीज़ें हैं वो स्टडी करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम जानने वाले हैं। सो उसका जो ब्रीफ व्यू है आपको इस जो टेबल है उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। सो बेसिकली ये जो हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की बात करें, सो जो हमारा जो रिसोर्सेज है उसके कैटेगरी में देखें तो इसे हम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे आपने जो चैप्टर फर्स्ट है रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा तो वहां पर जो डिफरेंट टाइप के जो रिसोर्सेज जिसमें आपने कैटेगरी में देखा था कि उसको हमने जो नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल या फिर जो क्लासिफिकेशन जो है आपने चैप्टर फर्स्ट में किया था। देन जो सेकंड जो चैप्टर था वहां पर आपने लैंड, सॉइल और वाटर रिसोर्सेज है इसके बारे में आपने स्टडी किया और उसके बारे में आपने बेहतर जो चीजें हैं उसको जाना। अगर आपने उस चैप्टर को स्टडी नहीं किया तो मेरा लिंक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मेरे वीडियोस पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और एक बार उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में हम हमारे जो वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को काउंट करते हैं लेते हैं। सो उसमें जो नेचुरल वेजिटेशन की हम बात करें सो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, क्या करेंगे, जो उसके जो टाइप्स हैं, उसके जो यूजेस हैं, देन उसके जो कॉजेज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जो है किसके कारण से जो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, फॉरेस्ट का जो विनाश है वो किस कारण से हो रहा है, तो उसमें हम डिफोरेस्टेशन जो एक रीजन है और वाइल्ड फायर है इसके बारे में स्टडी करेंगे। देन हम जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम उसको भी देखेंगे, स्टडी करेंगे। देन आपका जो कंजर्वेशन है कि जो हम नेचुरल वेजिटेशन को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसको कैसे संरक्षित और सुरक्षित रख सकते हैं। सो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी पॉइंट्स हम नेचुरल वेजिटेशन में देखेंगे। देन एक जो हमारा पॉइंट जहां पर हम वाइल्ड लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे। सो इसमें हम जो देखेंगे कि जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या होता है, देन उसका जो हमारे लिए क्या यूजेज है, वो क्या यूजफुल है हमारे लिए वाइल्ड लाइफ। उसमें हम देखेंगे कि जो मीट और जो हाइट्स है हम उसके लिए वाइल्ड लाइफ का यूज करते हैं। साथ ही साथ जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो भी हमारे वाइल्ड लाइफ से बना रहता है। देन हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कैसे कर सकते हैं ये चीजें भी हम स्टडी करेंगे कि उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। अब कंजर्व करने के लिए हमें क्या क्या चीजें, हमें क्या उपाय जो है क्या करने चाहिए, तो उसके लिए हम देखेंगे कि जो नेशनल जो पार्क है वो क्रिएट किए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है क्रिएट किए जाते हैं और जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्रिएट किए जाते हैं। सो ये सभी जो टॉपिक्स है उसको हम कवर करते हुए हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके बारे और वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में हम डिटेल स्टडी इस चैप्टर में करने वाले हैं। सो चलिए चैप्टर्स में हम आते हैं, चैप्टर्स को हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का ये जो पीडीएफ है सो हम इसके माध्यम से इसके साथ ही हम ये जो चैप्टर है आपका स्टडी करने वाले। बेसिकली क्या होता है कि जो अगर मैं पॉइंट्स वाइड्स जो है आपको स्टडी करवाऊं तो इसमें क्या होगा कि जो बहुत सारे जो बच्चे अभी जिस पैंडेमिक जो सिचुएशन है उसके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, सो उनको उतना बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जनरली मैं बोलता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि आप बुक्स रीडिंग कीजिए, बुक्स स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स है, बहुत सारी जो चीजें हैं आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। सो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की बात करें सो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेटा कि जो नेचुरल वेजिटेशन और हमारा वाइल्ड लाइफ है उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखते हैं। देन ये जो है नेचुरल जो रिसोर्सेज है हमारे लिए बहुत ही क्या है, वाइटल है। हमारे जो यहाँ पर हम एक जो लाइफ जो एग्जिस्टेंट कर पाए हैं, हम यहाँ पर रह पाते हैं, सो वो किसके कारण से सफल हो पाए हैं, नेचुरल वेजिटेशन के कारण से। क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन ही हमें जो है ब्रीथिंग के लिए जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करता है। देन हमें फूड्स जो है वो नेचुरल वेजिटेशन के थ्रू, डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उन्हीं के थ्रू जनरली हमें फूड प्रोवाइड होते हैं। सो अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है कि जो व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, हम नेचुरल वेजिटेशन किसे कहेंगे। सो यहां पर आप जो देखने को मिलेगा कि जो नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू द प्लांट लाइफ दैट ग्रो नेचुरली इन एरिया। नेचुरल वेजिटेशन किसे कहेंगे, तो नेचुरल वेजिटेशन है वो जो प्लांट्स लाइफ होता है जो नेचुरली किसी जो पर्टिकुलर एरियाज पर क्या करते हैं वो ग्रो करते हैं और उसमें ह्यूमन का किसी प्रकार का इंटरवेंशन
नहीं होता है। मीन्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन जो प्लांट जो ग्रो करते हैं उसे हम नेचुरल वेजिटेशन की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हम जो है अपने आसपास, आपके पास गार्डन है, किचन गार्डन है, या फिर आपके जो प्लेग्राउंड है वहां पर आपको गार्डन देखने को मिलता है, आप जो है अपने टेरेस फार्मिंग करते हैं। सो ये सभी जो चीजें हैं उसे हम क्या नेचुरल वेजिटेशन में काउंट करेंगे? नहीं, वो जो है नेचुरल वेजिटेशन नहीं होगा। उसमें ग्रो करने के लिए ह्यूमन का जो इंटरवेंशन है वो हुआ है, ह्यूमन ने उसको वाटर सप्लाई किया है, उसको उसने प्लांटेशन किया है। सो ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं होगा। जो नेचुरली जो ग्रो करते हैं, जो फील्ड एरियाज में आपको देखने को मिलता है, सो उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। वो जो है ओनली सिर्फ आपके लिए क्या होगा? वेजिटेशन होगा, वो नेचुरल नहीं होगा। देन वाइल्ड लाइफ की हम बात करें, वाइल्ड लाइफ रेफर टू द एनिमल फाउंड इन एन एरिया दैट हैज बीन नॉट टैम्ड और डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस। ऐसे जो वाइल्ड लाइफ, ऐसे जो लाइफ वाइल्ड लाइफ, ऐसे जो एनिमल्स जो ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जिनको ह्यूमंस के द्वारा टैम्ड या फिर जो नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो पालतू नहीं है। इसमें एक एग्जांपल लेके जो हमारे पास पैरट्स है, तो पैरट्स है उसको हमने क्या अपने घर में रखे हैं और उसको पाल के रखा है ना, वो हमारे पास डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, तो उसे हम वाइल्ड लाइफ कहेंगे? नहीं, वो हमारे लिए वाइल्ड लाइफ नहीं होगा। बट एक वही पैरट जो है किसी प्लांट्स पेड़्स में हमें दिखाई दे, हम कहीं घूमने गए फॉरेस्ट एरियाज पर, सो वहां पर हमें दिखाई दे, तो वो होगा क्या? वाइल्ड लाइफ। बट हमारे यहाँ जो हमने पैरट्स पाल के रखा है, हमारे पास डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स है, वो वाइल्ड लाइफ में नहीं आएगा। देन नेक्स्ट आता है कि जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है वो आपस में क्लोजली इंटरकनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। सो ये कैसे जुड़ा हुआ है आपस में? सो क्या होता है कि जो प्लांट्स है वो प्रोड्यूसर है, प्लांट्स क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, और जो वो अपना भोजन खुद बनाता है, फूड जो है खुद प्रोड्यूस देयर ओन फूड्स एंड आर नॉन एज ऑटोट्रॉफ्स। मीन्स वो जो है अपने लिए भोजन खुद प्रोड्यूस करता है। बट जो हम एनिमल्स की बात करें, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है प्लांट्स पर अपने फूड्स के लिए वो क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। वो जो अपना जो फूड्स है कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड्स। सो ये क्या होता है? कंज्यूमर, यानी ये जो है उपभोक्ता है। वो जो प्लांट्स का जो है वो क्या करता है? उसके द्वारा बनाए गए जो फूड्स हैं उसको वो यूज करता है। सो ये जो हेटेरोट्रॉफ्स में आता है, इसके बारे में आपने जो साइंस है, साइंस के जो आपको टॉपिक्स है वहां पर और आपने डिटेल स्टडी किए हैं। सो ये तो हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देन नेक्स्ट हम बात करें आपका जो नेचुरल वेजिटेशन की हम बात करते हैं। सो जो नेचुरल वेजिटेशन है वो वाइटल रोल निभाता है, किस लिए? तो ह्यूमन की जो लाइफ है उसको सस्टेंस करने के लिए ह्यूमंस का डिफरेंट यूजफुल है हमारा क्या? नेचुरल वेजिटेशंस। अब यहाँ पर जो किस किस चीजों के लिए, कौन कौन से रीजंस के लिए हम देखें तो हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है वो यूजफुल है। सो फर्स्ट जो पॉइंट्स आता है कि हम जो है वी गेट प्रोडक्ट्स लाइक टिम्बर, लैक, रेसन, हर्ब्स, फ्रूट्स, नट्स, गम एंड फ्यूल वुड्स फ्रॉम ट्रीज। मीन्स हम देखते हैं कि जो हमें जो डिफरेंट टाइप्स के जो नेचुरल वेजिटेशन है वो हमें मिलता है कहां से? ये जो हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन से हमें डिफरेंट टाइप के जो फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स है, जिसमें आपको जो फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स में आपके नट्स, फ्रूट्स, गम है, फ्यूल वुड्स है, लकड़ी जो इकट्ठा करने जाते हैं, ये सब जो चीज मिलता है, राइसिन है, लाख है, ये सभी जो चीजें डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स है हमें कहां से मिलता है? नेचुरल वेजिटेशन में मिलता है। देन ट्रीज है वो प्रोड्यूस करते हैं क्या? सो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो लाइफ बीइंग जो नीड्स ब्रीथिंग के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं आपका जो ऑक्सीजन का। विदाउट ऑक्सीजन ह्यूमंस और डिफरेंट जो एनिमल्स है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। सो देन नेक्स्ट जाता है कि जो ये जो हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है वो सॉइल को प्रिवेंट, इरोजन को प्रिवेंट करता है और हेल्प करता है हमारे जो सॉइल कंजर्वेशन के लिए।
साथ ही साथ ये जो है ट्रीज है वो शेल्टर बेल्ट्स के रूप में काम करता है। हमें पता है, आपने जो प्रीवियस जो चैप्टर्स है वहां पर देखा था कि कैसे जो है सॉइल को जब डिजर्टिफिकेशन होते रहता है या फिर आपको जो जब सॉइल इरोजन होता है तो जो सॉइल के जो रूट्स हैं, आपके जो ट्रीज के जो रूट्स हैं, कैसे जो सॉइल को पकड़ के रखता है। ये जो हमारे लिए सॉइल इरोजन के लिए भी हेल्पफुल है, देन शेल्टर बेल्स के रूप में भी वर्क करता है। देन ट्रीज है वो जो है the roots of trees enable percolations of water and help increase and recharge underground water। ये जो अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए, मींस यहाँ पर हम जो देखते हैं कि जो ट्रीज के जो रूट्स हैं वो जो सरफेस वाटर है या फिर रेनी जो वाटर है उसको पर्कुलेट होने के यानी जमीन के अंदर जो जाने के लिए वो हेल्पफुल करता है। उसके जो रूट्स के माध्यम से ही उसके पास से ही जो सरफेस जो वाटर है, रेन से जो वाटर आता है वो जो है नीचे अंडरग्राउंड में वाटर टेबल्स के रूप में वो स्टोर होता है। देन नेक्स्ट आता है कि जो फॉरेस्ट है वो जो मॉडरेट करता है किसको, टेम्परेचर को, वो जो है प्रोवाइड करता है मॉइस्चर प्रोवाइड करता है थ्रू ट्रांसपिरेशन के थ्रू। वो जो आपके जो प्लांट्स के जो लीव्स है उससे ट्रांसपिरेशन होता है और हमारे जो एनवायरमेंट है वहां पर जो मॉइस्चर है वो बना रहता है और टेम्परेचर है वो कंट्रोल होता है। तभी आप समर सीजन में देखते हैं जब हाई जो टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा आपको गर्मी लगता रहता है, तो जब आप प्लांट्स के नीचे जाते हैं सब तब आपको ठंडी का एहसास होता है। वो किस कारण से होता है कि जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट होता है, वहां से ट्रांसपिरेशन होते रहता है, जिसके कारण से वहां पर जो एयर है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ये जो हुए बेटा आपके की जो नेचुरल वेजिटेशन है वो हमारे लिए क्या यूजफुल है। अब यहां पर जो देखते हैं कि जो हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है हम उसके जो डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें, जैसे यहां पर आपको ऊपर में जो डिफरेंट जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो फॉरेस्ट, श्रब्स लैंड, आपके जो ग्रास लैंड है वो दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बारे में आपने क्लास 7 में भी स्टडी किया। जो नीचे में डाउन साइड जो छोटा सा पैराग्राफ है वहां पर भी हम इसको स्टडी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशंस की हम बात करें कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स है, जो पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का सरफेस ऑफ अर्थ में, इसके बारे में आपने क्लास 7 में जो नेचुरल वेजिटेशन का जो टॉपिक था वहां पर आपने स्टडी किया था कि जो हमारा जो अर्थ है, अर्थ का जो डिफरेंट क्या जोन है आपका, जो ये जो ट्रॉपिक आप हम इसको ट्रॉपिक इक्वेटर्स की हम बात करें तो जो ट्रॉपिकल जोन है वहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल जो डिसीजस जो फॉरेस्ट है वो हमें दिखाई देता है। टेम्परेट जोन में जाएंगे तो आपको जो वहां पर डिफरेंट टाइप के जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसीजस जो फॉरेस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। देन आप टोरिड जोन जाओगे तो वहां पर भी जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से डिफरेंट टाइप के जो वेजिटेशन है वो हमें देखने को मिलता है। और इसी के अकॉर्डिंग तो हमारे अर्थ में जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल वेजिटेशन को किया गया है। अब यहां पर आता है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्लास 7 है आपके जो वीडियोस है वहां पर आपने क्लास चैप्टर में देखा था। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम देखें तो जो नेचुरल वेजिटेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो सेवरल जो फैक्टर्स है उस पर डिपेंड्स करता है। वो कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जिसके कारण से हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डिपेंड्स करता है। तो जो लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंशंस की हम बात करते हैं, फर्स्ट जो पॉइंट्स आता है हमारा तो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, ये हम बात करें जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशंस, ये जो हमारा आपका क्या है अर्थ है, ये जो 0 डिग्री जिसे हम किस रूप में जानते हैं, तो इसे आप जानते हैं क्या, इक्वेटर है हमारा। यहाँ पर जो इससे हायर एल्टीट्यूड्स पर जाते जाते जो टेम्परेचर है वो क्या क्या होते जाता है, डाउन हो जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग टू हम देखते हैं तो हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें भी डिफरेंसेस जो है वो आते जाते हैं। देन नेक्स्ट जो आता है आपका अल्टीट्यूड्स मीन जो सी लेवल है उससे जो किसी भी प्लेस की जो हाइट्स है, तो जैसे हम यहाँ पर बात करें जो माउंटेन रीजन है तो हायर जो माउंटेन रीजन जैसे जैसे हम हाइट्स बढ़ते जाता है टेम्परेचर है वो डिक्रीज होने लगता है, उसके साथ ही साथ जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी डिक्रीज होने लगता है। जैसे हायर जो माउंटेन हमारा जो हिमालयन जो माउंटेन रीजन की हम बात करें एग्जाम्पल है बेटा, तो वहां पर आपको आपके 4500 जो डिस्टेंस पे आप जाएंगे तो वहां पर जो मॉसेस और लिंचेस टाइप के जो वेजिटेशन है वो ही दिखाई देते हैं।
सो ये आपके एल्टीट्यूड्स हैं। सनलाइट्स की बात करें बेटा तो सनलाइट्स है, जो सनलाइट्स है वो हम नेचुरल वेजिटेशन प्लांट्स है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी सनलाइट से ही जो प्लांट्स है वो अपने जो फूड है वो प्रोड्यूस करता है। देन नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है आपका जो टेम्परेचर्स की हम बात करें तो जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन टाइप्स ऑफ सॉइल्स जो फर्टाइल जो सॉइल्स है, जो फर्टिलिटी जहां पर सॉइल की ज्यादा बेहतर होती है वहां पर बेहतर टाइप के जो प्लांट्स है वो ग्रो कर पाते हैं। टेरेंस, प्रिसिपिटेशंस, रेनफॉल्स, ग्रेडियंट्स और द स्लोप ऑफ लैंड। सो ये जो डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं जहां पर कितने अमाउंट्स में रेनफॉल्स होता है, जनरली जो हाई जो रेनफॉल्स वाले जो एरियाज है वहां पर डेंस जो फॉरेस्ट है वो ग्रो करते हैं, और जो जहां पर रेनफॉल्स बहुत ही लो होता है वहां पर आपको जो श्रब्स है, जो झाड़ियां, कटीली जो झाड़ियां हैं, जो आपके जो कैक्टस टाइप के जो प्लांट्स हैं वही दिखाई देता है। ये तो हो गया आपका कि जो डिफरेंट टाइप के जो डिस्ट्रीब्यूशंस, देन उसके जो वेरियस जो फैक्टर्स है जो इफेक्ट डालते हैं। देन यहां पर आपको मेजर जो फैक्टर्स, टू जो मेन जो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेचुरल वेजिटेशन के ग्रोथ के लिए, वो एक है आपका जो टेम्परेचर और आपका मॉइस्चर। टेम्परेचर से क्या है, टेम्परेचर डिपेंड करता है कि जो प्लांट्स जो है अपने लिए जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इसमें आपने साइंस में बेहतर तरीके से आपने स्टडी किया होगा कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके थ्रू जो प्लांट्स है अपने लिए फूड है वो प्रोड्यूस करता है। देन मॉइस्चर है, ये भी आपका जो प्लांट्स को नमी जो है वाटर की जरूरत होती है, उसी से वो उसका जो फूड का जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। ये आपके क्या हुए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। देन यहां पर हम जो एक रिकैप रहा है कि जो नेचुरल वेजिटेशन की क्लास 7 में आपने स्टडी किया था, तो जो उसको जो कैटेगराइज किया गया था उसको 3 टाइप से। एक जो है आपका फॉरेस्ट लैंड्स की बात करें तो डेंस जो कवर ट्रीज श्रब्स लैंड से जो एरिया जो कवर्ड होते हैं वो फॉरेस्ट लैंड्स में आते हैं। जनरली यहाँ पर बड़े बड़े जो ट्रीज जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अबंडेंट और सनलाइट, टेम्परेचर और रेनफॉल जो है यहाँ पर होता है, वहां पर फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। ग्रासलैंड्स की बात करें तो ग्रासलैंड्स है जहां पर ग्रास या फिर ग्रास लाइक प्लांट्स आर डोमिनेटेड फ्रॉम प्लांट लाइफ इज कॉल्ड ग्रासलैंड्स। मींस ज्यादातर जो आपको प्लांट्स यहां पर दिखाएंगे वहां पर सिर्फ ग्रास ही नजर आएगा। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रेनफॉल्स होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है। यहाँ पर ग्रासलैंड है वो डेवलप कर पाते हैं। श्रब्स में बात करें तो झाड़ियां होती हैं जहां पर जनरली जो लो रेनफॉल्स होते हैं, जिसमें ठोनी जो श्रब्स है, आपके जो श्रब्स है, जो घास वाले जो आपके जो एरियाज होते हैं या जहां पर छोटे छोटे जो लताएं या फिर आपके जो कैक्टस कटीली जो झाड़ियां जो है ग्रो करती है, तो ये सभी आपके जो श्रब्सलैंड्स में आते हैं। जनरली ये जो डिजर्ट एरिया है यहाँ पर इस टाइप के जो श्रब्सलैंड्स है वो हमें दिखाई देते हैं। ये हुआ आपका जो नेचुरल वेजिटेशन का क्लासिफिकेशन कैटेगरीज उसको किया गया है। देन हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो डिफोरेस्टेशन है। इसके बारे में आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो कैसे जो है प्लांट्स को, फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है, कट डाउन किया जा रहा है, जिसके कारण से जो हमारे जो फॉरेस्ट एरियाज है वो क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। बेटा हम डिफोरेस्टेशन की बात करते हैं तो डिफोरेस्टेशन में क्या आता है, डिफोरेस्टेशन इज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। डिफोरेस्टेशन क्या होता है, तो डिफोरेस्टेशन को हम लेंगे कि जो ट्रीज का जो कटिंग डाउन, यानी धीरे धीरे जो है ट्रीज को क्या किया जा रहा है, काटते जा रहा है। एफोरेस्टेशन जैसे इसका अपोजिट है, यानी जो वहां पर हम क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। किसका प्लांटेशन किया जाता है, ट्रीज का जो है प्लांटेशन होता है। धीरे धीरे हम बात करें कि जो जैसे जैसे हमारा जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होते जा रहा है, जो लैंड का जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। रैपिड, जिसके कारण से जो रैपिड जो डिफोरेस्टेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे जो विश्व है वहां पर जो ये जो डिफोरेस्टेशन है वो किया जा रहा है। देन फॉरेस्ट की हम बात करें तो प्राइमरी जो है किस लिए कट डाउन किया जाता है, लैंड्स के लिए वो क्लियर कर दिया जाता है जहां पर आपको जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है या फिर वहां पर फॉर पुटिंग अप इंडस्ट्रीज या फिर फॉर लेइंग रोड्स एंड रेलवे लाइंस। इन जो डिफरेंट जो यूज के लिए ह्यूमन जो है हमारे जो फॉरेस्ट है उसको क्या करते जा रहा है, कटिंग डाउन करते जा रहा है, उसको कट करते जा रहा है। देन
पीपल जो है आल्सो कट डाउन ट्रीज फॉर इंडस्ट्रियल नीड्स, वो जो इंडस्ट्रीज के जो नीड्स है, फायरवुड्स के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग जो पेपर्स है, सिंथेटिक जो फाइबर्स है, उनके लिए भी वो क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को प्राइमरी कट करते जा रहे हैं। जैसे यहां पर जो एक जो सैटेलाइट इमेज दिखाया गया है जिसमें क्या हो रहा है कि जो डिफॉरेस्टेशन का जो एरिया है बोलिविया में वो जो किया गया, सो उसके बारे में यहाँ पर ये जो इमेज है वहां पर आपको दिखाई दे रहा है। देन जो डिफॉरेस्टेशन का जो रिजल्ट है वो हमें क्या मिलता है, जनरली आप एक बार अपने मन में जो है अपने जो माइंड्स में सोचिए कि जो अगर हमारे आसपास पेड़ पौधे नहीं होंगे, हमारे पास आसपास जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्लांट्स लाइफ नहीं होंगे, जस्ट इमेजिन सो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, हम कहां से जो हमारे जो ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन है वो हमें मिल पाएगा, हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उनको उनके जो हैबिटेंट्स है, साथ ही साथ उनको जो फूड्स है वो कहां से मिल पाएगा, हमें कहां से फूड्स प्राप्त हो पाएगा। तो ये सभी जो चीजें हैं वो जो डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स है जो इसमें आता है। सो डिफॉरेस्टेशन हैज रिजल्ट इन सॉइल इरोजन ऑन अ मासिव स्केल। डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। देन यहां पर जो ट्रीज नहीं होंगे तो जो सॉइल को होल्ड करके जो रखते हैं, उसके जो रूट्स है वो उसको पकड़ के रखते हैं, वो नहीं हो पाएगा। रेन्स है वो क्या कर देंगे, जो फर्टाइल जो टॉप सॉइल है उसको वो बहा के ले जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं वहां से जो न्यूट्रिएंट्स है वो गायब हो जाएंगे, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ जो रेन वाटर है वो रन ऑफ हो जाएगा सरफेस वाटर्स के रूप में जब वो आता है। सो जो हमने जस्ट पहले देखा कि जो ट्रीज के जो रूट्स है वो पर्कुलेशन है, यानी जो सरफेस वाटर है उसको अंडरग्राउंड वाटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, वहां पर जाने के लिए वो हेल्प करता है। सो वो अगर ट्रीज नहीं होंगे तो पर्कुलेशन का जो प्रोसेस नहीं होगा और हमारा जो वाटर टेबल है वो धीरे धीरे डाउन होते जाएगा और हमें अंडरग्राउंड वाटर्स के रूप में, जैसे जिसको हम ट्यूबवेल्स के माध्यम से आज यूज करते हैं, और हमें देख रहे हैं कि बहुत जगह जो वाटर स्कैर्सिटी है, यानी पानी के जो पीने की जो पानी की जो समस्या है वो हमें देखने को मिलते जा रहा है। सो और ज्यादा डीपली होते जाएगा और वाटर जो है हमें बहुत हमारे लिए क्रिटिकल रिसोर्स हो जाएगा। सो ये जो डिफॉरेस्टेशन के कुछ जो आपके रिजल्ट है, साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिस एरिया पर जो वाइल्ड लाइफ जो मिलते हैं वो खत्म हो जाएंगे। एनिमल्स हैं उनको फोर्स होना पड़ेगा कि वो जो ओपन एरियाज है या फिर जो टाउन्स है, सिटीज है, विलेज है, वहां पर उसको आने पड़ेंगे, क्योंकि वहां जो फॉरेस्ट एरिया पर जहां पर वो रहते थे उनके रहने की जो जगह खत्म हो गई, वहां पर उनको खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही है। सो मजबूरी में उनको ही कहां पर आना पड़ेगा, उनको जो रेसिडेंटल जो एरियाज है, चाहे वो टाउन्स हो चाहे वो सिटीज है, वहां पर उनको आना पड़ेगा। यहां पर एक्सप्लोर सम मोर में आपको कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ग्रो एन एवरग्रीन। एक एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है उसको ग्रो करने में कितना जो टाइम लगता है, जिसको ह्यूमंस है वो डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। सो जो यहां पर जो एवरग्रीन जो ट्रीज है, जो कॉनिफेरस जो ट्रीज की बात किया गया है, सो कहीं ना कहीं उसको जो एक वयस्क जो पेड़, बड़ा जो पेड़ बनने में उसको 50 ईयर्स के आसपास लग जाता है, और कुछ जो ट्रीज हैं वो लगभग 1000 ईयर्स तक वो जिंदा रहते हैं, वो रह सकते हैं, वो जो प्लांट्स हैं। बट हमारे जो नीड्स है उसके कारण से हम आज उसको प्राइमरी जो है बहुत ही जल्दी उसको कट डाउन कर रहे हैं। साउथर्न वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में बात किया गया है तो कुछ जो ट्रीज हैं वो 4000 ईयर्स तक पुराने भी प्लांट्स है वहां पर देखने को मिलता है। बट जो हम कमर्शियल यूज के लिए ये जो ट्रीज हैं उनको 7 to 12 ईयर्स में ही पूरे तरीके से उसको कट डाउन करके पूरे खत्म कर देते जा रहे हैं। सो ये कहीं ना कहीं हमारा जो क्या था कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट रिलेटेड एक जो एक्सपर्ट समय था कि जो उसको ग्रो होने में मिनिमम जो टाइम पीरियड्स है, उसको एक जो प्लांट्स है उसको ग्रोथ होने में कितना 50 ईयर्स लग जाता है, बट उसको हम 5 ईयर्स 7 ईयर्स 12 ईयर्स में ही पूरी तरीके से कट डाउन करके खत्म कर देते हैं। आप एग्जांपल अपने पास में ही आप देख सकते हैं, आप अपने आसपास जो गार्डन है, आपके आसपास जो एरियाज है वहां पर आप देखोगे बेटा तो आपको एक प्लांट लगाओगे तो उसको मिनिमम जो है ग्रो होने में 5 ईयर्स 6 ईयर 10 ईयर्स लगता है। बट अगर आप कट करना चाहो प्लांट्स को तो आपको 1 आवर्स भी आपको नहीं लगेगा। सो
ट्रीज हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं। यहां पर आपको वर्ल्ड का जो मैप दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको डिफरेंट टाइप के जो वेजिटेशंस है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो इंडेक्स है इसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कहां पर आपको कोनिफेरस जो ट्रीज हैं वो मिलेंगे, कहां पर आपको डिजर्ट जो वेजिटेशन है वो आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको डिजर्ट वेजिटेशन है वो मिलेंगे। जहां पर आपको आइस कैप वाले जो एरियाज है वहां पर आपको आइस कैप वाले जो व्हाइट कलर में आपको दिखाते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन, माउंटेन वेजिटेशन, सवाना वेजिटेशन, डिसीजस जो फॉरेस्ट है, टेम्परेट ग्रासलैंड। तो इसके बारे में आप एटलस के थ्रू और बेहतर स्टडी कर सकते हैं। मैप देखिए आप, या फिर आप इससे रिलेटेड आपका जो मोबाइल है वहां पर एक जो मैप डाउनलोड कीजिए, बेहतर तरीके से और ज्यादा डिटेल स्टडी आप कर सकते हैं वर्ल्ड नेचुरल वेजिटेशन। सो अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट्स आता है कि वाइल्ड फायर डिफोरेस्टेशन में हमने देखा कि जो हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है डिफोरेस्टेशन के थ्रू डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं। अब जो वाइल्ड फायर है उसके थ्रू भी हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या होते जा रहा है, डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। सो हम वाइल्ड फायर्स की बात करें बेटा, तो वाइल्ड फायर आर अनदर कॉज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड सर्फलैंड। वाइल्ड फायर है वो भी एक अनदर जो क्या है कारण है जिसके कारण से एक अनदर जो रीजन है जिसके कारण से हमारा जो फॉरेस्ट है और सर्फलैंड है या फिर ग्रासलैंड है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। वाइल्ड फायर जो है अनकंट्रोल्ड होता है, जो जिसके कारण से जो फॉरेस्ट एरिया पे या फिर बुशलैंड है वो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जनरली ये जो वाइल्ड फायर है, जंगल का जो आग लगता है वो या तो नेचुरल जो प्रोसेस है नेचर के कारण से लगता है, या फिर जो ज्यादातर टाइम में आप देखोगे तो जो ह्यूमन है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। वो अपने जो डिफरेंट जो एक्टिविटीज है उसके कारण से किसी पर्टिकुलर एरियाज में आग लगा देते हैं, बट वो जो फायर है वो पूरे के पूरे जो एरियाज है वहां पर वो क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, वो फैल जाता है, जिससे वहां पर रहने वाले प्लांट्स साथ ही साथ वहां पर जो पाए जाने वाले जो वाइल्ड लाइफ है वो दोनों डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। जनरली कुछ जो कंट्री जैसे इंडोनेशिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, यहां पर फ्रिक्वेंटली जो वाइल्ड फायर है वो ब्रेकआउट होते रहता है। यानी लगभग वहां पर देखोगे तो पर ईयर्स आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एरियाज में वाइल्ड फायर्स है वो देखने को मिलता है। इंडिया में भी 2 और 3 ईयर्स पहले आपको देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड का जो एरिया है वहां पर एक जो मेजर जो वाइल्ड फायर है वो ब्रेकआउट हो गया था और मैक्सिमम जो एरियाज है वो वहां पर स्प्रेड हो गए थे। यहां पर एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है मिड 1997 और 19 मई 1998 की बात है, जब इंडोनेशिया में आपका जो वाइल्ड फायर है इस टाइप का जो ब्रोकआउट हुआ था और वहां पर लगभग जो 8 मिलियन जो हेक्टेयर्स है वो इससे क्या हो गए थे, डिस्ट्रॉयड हो गए थे, बर्न हो गए थे। सो इसे आपको जो आपका जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है वहां पर भी इस टाइप के जो वाइल्ड फायर है वो देखने को मिलते हैं, जो पूरे के पूरे जो फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है बेटा आपका कि जो फॉरेस्ट इन इंडिया, इंडियन जो फॉरेस्ट की बात करें सो यहां पर जो 2008 का जो डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो देखा जाए तो इंडिया में जो 20.6 जो % एरिया है टोटल एरियाज का जो वो एरिया जो है फॉरेस्ट से कवर्ड है। ये जो फॉरेस्ट जो सर्वे किया गया था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू ये जो डाटा प्रोवाइड किया गया है ये 2008 का डाटा है। अभी के जो करेंट डाटा देखो तो ये जो परसेंटेज है और डाउन हो गया है, क्योंकि जो हमारे जो ह्यूमंस के जो नीड्स के लिए जो लैंड एरियाज है फॉरेस्ट एरिया को ज्यादातर क्लियर किया जा रहा है। तो ये जो डाटा है आपको अभी के दौर में आप देखोगे अपडेटेड डाटा तो आपको और कम देखने को मिलेगा। जो वेरी जो डेंस जो फॉरेस्ट की बात करें कवर्ड जो एरिया है तो वो आपका 1.6% आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें मींस ये जो 20% एरिया है उसमें से आपका जो 1.6 जो % एरिया है वो आपका क्या है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी इसी एरियाज पर आपको फॉरेस्ट एरिया जंगल है वो आपको देखने को मिलेगा। ये देन नेक्स्ट जो आपका मॉडरेटली डेंस जो फॉरेस्ट एरियाज की बात करें सो वो हमें कितना मिलता है, वो जो है 10.2% मिलता है। ओपन जो फॉरेस्ट एरिया फिर आपको बुशलैंड मिलेगा वो है आपका 8.82% एरियाज है। मींस ज्यादातर जो घने जो वन है वो 1.6%, देन 10.2% जो मॉडरेटली यानी आपको कुछ जो प्लांट्स ज्यादातर देखने को मिलेंगे, बट जो फॉरेस्ट या फिर बुशलैंड्स ओपन जो फॉरेस्ट या फिर बुशलैंड्स जहां पर आपको सिंगल जो प्लांट्स है वो दिखाई देते हैं। सो 8.82% एरियाज है वहां पर कवर्ड आपको
मिलेगा। स्टेट्स की हम बात करें तो कौन सा जो स्टेट है जहां पर लार्जेस्ट एरिया, तो मध्य प्रदेश है, जहां पर सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर मिलता है वो आपका 11% जो एरियाज है वो कवर है। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो ये आपका 10%, छत्तीसगढ़ की हम बात करते बेटा तो यहाँ पर 8.25%, देन आपका उड़ीसा की हम बात करें तो उड़ीसा में आपका 7.15%, देन आपका जो महाराष्ट्र आता है वहां पर 7.101% जो एरियाज है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। ये जो है आपका डाटा है 2008 का डाटा है ना। अभी के जो एरिया टाइम में देखोगे तो ये जो डाटा है करंट सिचुएशंस में आपको चेंज हुआ भी दिखाई दे सकता है। अब इंडिया में जो फॉरेस्ट एरिया है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है, तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या है, किस कारण से। लैंड क्लियर फॉर फार्मिंग के लिए जो लैंड है वो क्लियर किया जा रहा है। फ्लडिंग फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो मल्टीपर्पज जो डैम्स है वो क्रिएट किए जा रहे हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के कारण से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट के कारण से जो फॉरेस्ट है वो कट डाउन किया जा रहा है। अर्बन एरियाज है वो जो बढ़ते जा रहा है, शहरों से सिटीज है वो बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण से रेसिडेंशियल एरियाज, इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है। इंडस्ट्रीज है, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, पावर लाइन जो है वो लगाए जा रहे हैं, बिछाए जा रहे हैं, तो उससे भी फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है। अपर पार्ट में आपके यहाँ पर जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको नजर आ रहा है कि जो डिफरेंट टाइप के जो वेजिटेशन है, तो अल्पाइन वेजिटेशन आपको हायर एल्टीट्यूड्स में जो आपका हिमालय जो रीजन है वहां पर आपको मिलेगा। डिजर्ट वेजिटेशन, ये आपका डिजर्ट वेजिटेशन, लिटरल और स्वयं जो वेजिटेशन है, तो यहाँ पर जहां पर आपको देखोगे कोस्टल एरियाज जहां पर नमी हमेशा बना रहता है, जहां यहाँ पर माउंटेन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जो ये आपका यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अभी आपको नजर आ रहा है। ट्रॉपिकल ड्राई जो डिसीजर जो फॉरेस्ट की बात किया जाए तो ड्राई डिसीजर जो फॉरेस्ट है ये सभी एरियाज आपको मिलेंगे। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट की हम बात करें तो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो ये आपका जो फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पर कुछ एरियाज में आपको नजर आ रहे हैं। ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट की हम बात करें तो यहाँ पर ये जो थ्रोन जो फॉरेस्ट है वो आपको नजर आ रहे हैं। इस टाइप के जो डिफरेंट टाइप के जो वेजिटेशन है वो यहाँ पर कैटेगराइज किए गए, इसको आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। जो फॉरेस्ट है वो बेसिकली ज्यादातर अभी के दौर में देखा जाए बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉयड होते जा रहा है, तो उसका जो कंजर्वेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। यहां पर हमारे पास पार्ट आता है कि जो टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट दैट आर स्टिल लेफ्ट इन इंडिया, द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर मेनी ऑफ देम एज अ रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। मीन्स हमारे यहाँ इंडिया में क्या हुआ कि जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो जितने भी जो फॉरेस्ट एरिया बचे हुए हैं, सो उसके लिए क्या कर दिया गया कि गवर्नमेंट के द्वारा जो फॉरेस्ट है उसको रिजर्व या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के एरिया कैटेगरी में उसको क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया है। अब ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व फॉरेस्ट आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट रिजर्व द राइट टू अलाउ पीपल टू एंटर दिस फॉरेस्ट एंड यूज इट्स प्रोडक्ट्स। मीन्स ये जो फॉरेस्ट एरिया है उसको जो गवर्नमेंट अपने अंडर कंट्रोल में लगता है कि ये जो है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है और यहाँ पर पीपल्स को जाना है, यहाँ पर अलाउ इंटर होना है, यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज करने हैं। उसके लिए पीपल्स को गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। इस एरिया पर रहने वाले जो पीपल्स हैं, इंडिजिनियस जो पीपल्स हैं, उनको अगर फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स है फायरवुड्स के लिए जो वुड्स कलेक्ट करने हैं तो उसके लिए भी उनको गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होती है। ये जो प्रोटेक्टेड और जो आपके जो रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ पर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज दैट इन रिजर्व फॉरेस्ट राइट टू ऑल एक्टिविटीज लाइक हंटिंग एंड ग्रेजिंग आर बैंड अनलेस स्पेसिफिक ऑर्डर आर इश्यूड बाय गवर्नमेंट्स। मींस हम रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो जो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो रिजर्व फॉरेस्ट है वहां पर जो जितनी भी जो एक्टिविटीज है, चाहे वो हंटिंग हो, चाहे वो ग्रेजिंग हो, चाहे वो डिफरेंट जो गैदरिंग एक्टिविटीज हैं, ये सभी क्या होता है, बैन होता है। बट कुछ जो सिचुएशन है जहां पर साइंटिफिक रिसर्च वगैरह करना है, तब जो गवर्नमेंट से ऑर्डर लेकर जो ह्यूमन है वहां पर साइंटिफिक जो रिसर्च है वो कर सकता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे जो
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वहां पर उसका क्या चीज है, तो जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट राइट टू ऑल एक्टिविटीज लाइक हंटिंग एंड ग्रेजिंग आर अलाउड अनलेस स्पेसिफिक ऑर्डर और इश्यूज। मीन्स यहां पर जो प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट है वहां पर जो आपके जो आपके हंटिंग या फिर जो गैदरिंग जो एक्टिविटीज है वो अलाउ कर दिया जाता है। कब? जब यहां पर कोई गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है, वहां पर जो लोकल जो पीपल्स जो रहते हैं वहां पर एग्रीकल्चर करते हैं प्रिमेटिव मेथड से या फिर गैदरिंग करते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, तो उनको स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसके थ्रू उनको अलाउ कर दिया जाता है। अब यहां पर हम जो देखें बेटा कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहां पर ग्रेटर प्रोटेक्शन होता है देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, क्योंकि जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहां पर भी किसी भी प्रकार से ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं किया जाता है। ये हुआ आपका कि जो आपके जो नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट है उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है जहां पर हमें देखने को मिलता है हमारा वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ की बात करें, वाइल्ड लाइफ क्या होता है, तो जो वाइल्ड लाइफ एज यू सॉ रेफर टू ऑल द नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फाउंड इन एन एरियाज। किसी पर्टिकुलर एरियाज पर जो नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स पाए जाते हैं उसे हम वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी में लगते हैं। अब वाइल्ड लाइफ में किसी भी टाइप के जो एनिमल्स हैं वो आ सकते हैं। एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन है आपने जो साइंस के जो क्लासेस है वहां पर आपने बेहतर तरीके से स्टडी किया होगा। जो एनिमल्स क्लासिफिकेशन मैमल्स, आपके रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये किसी भी टाइप के जो एनिमल्स है उसे वो हम वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब वाइल्ड लाइफ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, तो किस कारण से वो किस किस चीजों के लिए हमारे पास वो वाइल्ड लाइफ है वो इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो एनिमल्स है वो मेंटेन करके रखता है क्या, इकोलॉजिकल बैलेंस को, हमारा नेचुरल जो वेजिटेशन है उसको जो बैलेंस उसको बना के रखता है। बर्ड्स है वो क्या करता है, फीड्स ऑन वर्म्स एंड दस प्रोटेक्ट फ्रॉम सच पेट्स। कुछ जो बर्ड्स है वो क्या करता है कि प्लांट्स में जो कीड़े मकोड़े उसको खा जाते हैं, या फिर कुछ जो ऐसे जो चीजें होती है जो करते हैं, तो वहां से जो हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर आपने देखा होगा कि जो बीज हैं या फिर जो बटरफ्लाइज है वो क्या होता है कि जो फ्लावर्स, एक फ्लावर से मेल फ्लावर से जो आपका जो फीमेल फ्लावर्स है वहां पर जाते हैं, तो जो उससे क्या होता है कि जो हमारा जो प्लांट्स है वहां पर फ्रूट्स है वो डेवलप कर पाता है। ये जो डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। आप देखे होंगे कि जो इंसेक्ट है वो क्या करता है कि जो कोई प्लांट्स या फिर जो कोई एनिमल्स है उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी भी जो है वो ग्रोथ हो पाती है। ह्यूमस या फिर हम केचुआ की हम बात करते हैं, उसको आपने देखा होगा कि वो जो है कैसे जो है सॉइल की फर्टिलिटी को ग्रोथ करता है। साथ ही साथ जो ह्यूमंस है वो क्या है, तो वाइल्ड लाइफ पर उसका जो हंटिंग करता है मीट, और उसके जो हाइट्स है या फिर उसके जो टीथ है, उसके जो डिफरेंट जो पार्ट्स है उसके लिए आजकल के दौर में देखा जाए अभी जो ह्यूमंस है उसका शिकार करते जा रहा है। देन देयर इज अ डिफिनाइट फूड चेन इन द इकोसिस्टम। यहां पर अब जो एक वो फूड जो चेन है, एक जो फूड जो सिस्टम्स है वो चलता है, जहां पर हम जो देखते हैं कि जो प्लांट्स है उसको एनिमल्स खाते हैं, देन एनिमल्स को डिफरेंट एनिमल्स खा जाते हैं, देन उसको डिकम्पोज जो मटेरियल्स है उसको फिर से प्लांट जो लेता है। तो एक जो फूड जो चेन वाला जो सिस्टम्स है वो चलता है हमारे यहाँ, और इससे जो हमारा जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो बना रहता है। जो हर्बिवोरस की हम बात करें, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जिससे हम प्लांट जो है उस कैटेगरी में आते हैं। देन कार्निवोरस की हम बात करें, वो किसको खाते हैं, वो फीड कार्निवोरस फीड ऑन हर्बिवोरस, यानी कार्निवोरस है वो किसको खा जाते हैं, प्लांट्स को खा जाते हैं। देन यहां पर जो ओमनिवोरस है फीड्स ऑन बोथ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, यानी जो ये जो प्लांट्स और जो एनिमल्स आपके दोनों को खाने वाले हैं वो प्लांट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आपका जो दोनों को खा जाते हैं। मींस यहां पर एक जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है जहां पर आपको नजर आएगा कि कैसे जो है प्लांट्स को आपका जो रैबिट्स, आपके जो डियर्स है वो खा रहे हैं, देन उसको जो आपके जो टाइगर्स है वो ईट कर जाते हैं, देन फिर वो जो है टाइगर्स है वो क्या उसका डेथ हो जाता है, तो उसको डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होने से प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट जो ह्यूमस है वो प्रोवाइड हो जाता है, जिससे प्लांट्स का जो ग्रोथ है वो बेहतर होता है। तो ये जो एक जो प्रोसेस है
कि जो फूड जो चैन है वो कंटिन्यू जो है रन करते रहता है। सो इसके कारण से आपस में जो ये सभी एक दूसरे पर जो नेचर पर जो है अर्थ में एक दूसरे पर डिपेंड है, इंटरडिपेंड्स है। और यहां से अगर किसी एक जो को हम अलग कर दें, यहां से हम किसी एक को हटा दें, तो ये क्या होगा कि जनरली ये जो लाइफ है, ह्यूमन जो लाइफ या फिर जो एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ है, वो सरवाइव करने में उनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। इसके लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो है हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उसको हम प्रोटेक्ट करें और जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है हमारे अर्थ का उसको हम बना के रखें। अब यहां पर हम जो देखते हैं कि हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओवर द ईयर देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिग्रेशन एंड डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां पूरे वर्ड्स में हम देखिए तो धीरे धीरे जो क्या है हमारा जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या होते जा रहा है? डिग्रेड होते जा रहा है, वाइल्ड लाइफ में कमी आती जा रही है। इसका जो मेन जो रीजन है कि हम क्या करते जा रहे हैं, उसके जो नेचुरल जो हैबिट्स है, जहां पर वो नेचुरल जो हैबिटेशन है, जहां पर वो रहते हैं, उस एरिया को हम खत्म कर दे रहे हैं। यानी जो फॉरेस्ट एरिया है उसको हम क्या कर दे रहे हैं? कट डाउन करते जा रहे हैं, क्लियर करते जा रहे हैं। जिसके कारण से क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो चेंज होते जा रहा है, ह्यूमन का जो इंटरप्रेशन है वो बढ़ते जा रहा है, जिससे कारण उसका जो नेचुरल जो हैबिटेट है वो खत्म होते जा रहा है। हम जो है ट्रीज को कट डाउन करते जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन है वो बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं जो वाइल्ड लाइफ का जो नेचुरल जो एरियाज है वो खत्म होते जा रहा है। देन नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स आता है कि जो एनिमल्स है और जो बर्ड्स है, एनिमल्स में हम बात करें टाइगर, लायन, एलिफेंट्स, आपके जो डियर्स, ब्लैक डॉग, क्रोकोडाइल, राइनोसोर, स्नो लेपर्ड्स, ऑस्ट्रिच, पीकॉक्स, ये सभी जो चीजें हैं उसको आर वॉच फॉर देयर हाइट्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न एंड फेदर्स। मीन्स जो हमारे जो पॉचर्स है, शिकारी जो है वो क्या कर रहे हैं? इन सभी जो जीव हैं उनका क्या कर दे रहे हैं? शिकार कर दे रहे हैं। डिफरेंट जो उसके जो प्रोडक्ट जो मिलते हैं, चाहे वो उसकी स्किन के लिए हो, उसके जो नेल्स है, उसके जो टीथ है, उसके जो हॉर्न्स है। ये जो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स है, पॉचर्स को जो शिकार ज्यादा करते जा रहे हैं, उसके कारण से भी हमारे जो एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। इलीगल जो मार्केट्स है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके कारण से डिफरेंट जो एनिमल्स है वो वायरनेबल हो गए, इंडेंजर्ड या फिर एग्जेम्प्ट जो कैटेगरीज में उनको शामिल किया जा रहा है कि कोई जो है समाप्ति की वो कगार पर, कुछ जो समाप्त हो गए और किसी की जो जाति है वो पूरी तरीके से विलुप्त हो गई, पूरी तरीके से खत्म हो गई, वो अभी हमें दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर एक्सप्लोर समोल में एक एग्जांपल आपको बताया गया है कि जो रिसेंट जो डेकेड्स है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो ह्यूमन का जो posed a threat to Indian wildlife in response the system और नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरियाज फर्स्ट इस्टेब्लिश। ये जो नेशनल पार्क या फिर प्रोटेक्टेड जो एरियाज की बात करें तो ये जो है आपके 1935 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। देन इंडिया के द्वारा 1972 में एक जो एक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और जो प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना जाता है, ताकि जो इनके जो हैबिटेट है उसको सुरक्षित रखा जा सके। देन फेडरल जो प्रोटेक्शंस है वो 1980 में इशू किया गया था। अलोंग विथ ओवर 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इंडिया नाउ होस्ट 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 4 of which are part of the World National Network of Biosphere Reserve। यहाँ पर आप देखोगे तो 5000 आपको क्या मिलेंगे, 500 आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलेंगे, आपको 14 जो बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा, कुछ जो है आपको जो वर्ल्ड का जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो एरिया है जो यूनेस्को के द्वारा जो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो घोषित किया गया। ये जो कुछ जो एक्सपोर्ट समोर में था। देन नेक्स्ट हम आगे देखें आपका कि जो ये जो इनडिस्क्रिमिनेट माइनिंग है, डिफोरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, आपके जो फॉरेस्ट जो फायर है, फेलियर ऑफ रेन्स है, अर्थक्वेक, सुनामीज, लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन मेड एंड नेचुरल फैक्टर्स व्हिच लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ
वाइल्ड लाइफ, यानी जो वाइल्ड लाइफ की जो समाप्ति होने का जो मेन जो रीजंस क्या है, तो रीजंस की हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर जो माइनिंग एक्टिविटीज आपका होता है, डिफोरेस्टेशन होता है, आपका सॉइल इरोजन होता है, कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज है, फॉरेस्ट जो फायर है, रेन का जो फेलियर हो जाता है, तो ये सभी जो डिफरेंट जो रीजन है जिसके कारण से हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो क्लियर होते जा रहा है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है वो क्लियर होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। इसके कारण से हमें जो क्या होता है, अर्जेंट जो नीड्स हो जाता है कि हम जो ये जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करें और हम क्या करें, हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उसको हम प्रोटेक्ट करें। इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो इसके लिए किया जा सकता है कि जो नेशनल पार्क है वो क्रिएट किए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किए गए, बायोस्फीयर जो रिजर्वर है वो क्रिएट किए गए, ताकि जो हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन प्रोटेक्ट होगा तो हमारा ऑटोमेटिकली वाइल्ड लाइफ है वो प्रोटेक्ट हो सकता है। फर्स्ट जो हम देखें नेशनल पार्क क्या होता है, तो नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया of land preserved in its natural states as public property, and there are laws that protect the wildlife in the park। जनरली हमने जो देखा था कि जो आपका जो सबसे ग्रेटर जो प्रोटेक्शंस की बात करें तो ये जो नेशनल पार्क वाले एरियाज होते हैं जहां पर ह्यूमन जो एक्टिविटीज है वो पूरी तरीके से बैन होता है, वहां गवर्नमेंट्स के कुछ जो ऑर्डर्स होते हैं उसके थ्रू कुछ जो डिफरेंट एक्टिविटीज है वो किया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की हम बात करते हैं बेटा, तो यहां पर क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज है ये वेस्ट एरियाज होते हैं, जहां पर वेस्ट एरियाज सेट बाय द स्टेट टू प्रोटेक्ट कैरेक्टरिस्टिक वाइल्ड लाइफ स्पेशली माइग्रेटरी बर्ड्स कम्युनिटीज और टू प्रोटेक्ट थ्रेटेन एनिमल्स और प्लांट्स स्पेसीज। मींस यहां पर जो स्पेशल टाइप के जो क्या होते हैं कैटेगरीज बना दिया जाता है कि जो इस टाइप के जो एनिमल्स है, एनिमल जो स्पीसीज है, जैसे माइग्रेटरी जो बर्ड्स आते हैं बाहर से भी, आप दूसरी जगह से प्रवासी जो पक्षी जो आते हैं माइग्रेट्स करके यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर उसकी जो कम्युनिटीज रहती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर्स की हम बात करें तो ये जो स्पेशल जो टाइगर है उसको जो है आपको क्या है सुरक्षित रखने के लिए ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो डेवलप की। यहाँ पर ऑल फॉर्म्स जो हंटिंग्स है, किलिंग जो कैप्चरिंग है वाइल्ड लाइफ का वो पूरे तरीके से बैन होता है, और कुछ जो साइंटिफिक जो रिसर्च के लिए गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज है ये गवर्नमेंट के द्वारा उनको परमिशन दिया जाता है। यहां पर एक्सप्लोर सम मोड में आपका जो सरिस्का जो नेशनल पार्क का के बारे में बताया गया कि जो 1955 में उसको फर्स्ट जो है रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर किया गया, देन उसको 1958 में उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, 1978 में टाइगर रिजर्व के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया गया, देन फाइनली उसको 1992 में नेशनल पार्क के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। 2005 की बात की जाए, इट वाज डिस्कवर्ड दैट देयर वेयर एब्सोल्युटली नो टाइगर लेफ्ट इन सरिस्का, दे हैड ऑल बीन पॉज्ड। मींस 2005 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहां पर एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हुई, पॉचिंग एक्टिविटीज, शिकार की एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हुई कि 2005 में डिक्लेयर किया गया कि यहां पर कोई भी जो टाइगर्स है अब नहीं बचा हुआ है। ये जो सिचुएशन है वो एक जो सरिस्का जो नेशनल पार्क की बात नहीं है, वो डिफरेंट जो एरियाज है वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ह्यूमंस है, जो शिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं इन जो एनिमल्स को अपने जरूरतों के लिए, अपने फायदे के लिए वो क्या कर दिए गए हैं, पूरी तरीके से बहुत सारे जो एनिमल्स है उनको समाप्त कर दिए हैं। नेक्स्ट जो आप हमारा जो आता है कि बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो स्पेशली प्रोटेक्टेड नेचुरल एरियाज विच आर जोन अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है कि जो ह्यूमन जो एक्टिविटीज है उसके अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जोन क्रिएट किए जाते हैं। फर्स्ट जो जोन होता है जिसे हम कोर जोन के रूप में जाते हैं। कोर जोन में क्या होता है, जहां पर किसी भी प्रकार का जो ह्यूमन जो इंटरवेंशन है वो नहीं होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका बफर जोन, जहां पर ये जो है कोर जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बफर जोन एरियाज बनाया जाता है। इतना एरिया जो है आपका किस में आएगा, बफर जोन में आएगा, जहां पर हार्मफुल जो इम्पैक्ट है वो ना हो। तो वहां पर फॉरेस्ट जो रिसर्च से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज हो सकते हैं, बट वहां पर भी नॉर्मल जो ह्यूमंस है उसको, उनकी एक्टिविटीज है उसको पूरी तरीके से बैन किया गया है। देन नेक्स्ट आपका आता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन्स की बात करें तो ये ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर ट्रेडिशनल मेथड से एक्टिविटीज है, वहां के जो लोकल जो पीपल्स हैं
वो कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर रिसर्च रिलेटेड या फिर वहां पर जो गैदरिंग एक्टिविटीज है, फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स इकट्ठा करना है वो हो सकता है। यानी ये जो हम जो टोटल एरियाज देख रहे हैं, ये जो टोटल एरियाज है आपका क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पर ये जो बीच वाला जो एरिया, ये जो एरिया बचा आपका, ये जो होता है आपका ट्रांजिट जोन, जहां पर डिफरेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं। इससे आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ये बफर जोन मिलेगा, जहां पर सिर्फ स्पेशल ऑर्डर से कुछ जो फॉरेस्ट जो रिसर्च एक्टिविटीज है वो हो सकती है। और ये जो बीच का जो एरिया बचा, ये तो आ गया आपका बफर जोन। ये जो कोर जोन है, यहां पर किसी भी प्रकार का एक्टिविटीज नहीं होता है और यहां पर जो वाइल्ड लाइफ और जो प्लांट्स लाइफ है उसको यहां पर संरक्षित और सुरक्षित रखा जाता है। ये जो आपका जो नेचुरल बैलेंस और इकोसिस्टम्स को बनाए रखने के लिए ये जो डिफरेंट टाइप के जो प्रयास हैं वो गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जा रहे हैं। अगर हम जो नेचुरल बैलेंस को बनाए रखना है, इकोसिस्टम को हमें बनाए रखना है, तो अगर हम कोई डिस्टरबेंस नहीं करते हैं तो जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट्स है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को बैलेंस कर लेता है और हमें किसी भी प्रकार का कोई जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का हमें ना तो नेचुरल वेजिटेशन को संरक्षित करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही हमें वाइल्ड लाइफ को संरक्षित करने की, कंजर्व करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करें, हम प्लांट्स लाइफ को खत्म नहीं कर रहे हैं, तो वो जो है ऑटोमेटिकली नेचुरली वो जो प्रोसेस के थ्रू ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो जाता है। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि जो प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स है जिसमें ट्री प्लांटिंग है, एफोरेस्टेशन का जो प्रोग्राम्स है, स्कूल कॉलेजेस अपने जो नेबरहुड्स है वहां पर, नेबरिंग जो प्लेसेस है वहां पर हमें करने पड़ेंगे। स्कूल कॉलेजेस है, गार्डन्स है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, उसके आसपास हमें प्लांटेशंस करना पड़ेगा। रीजनल जो कम्युनिटीज है, कम्युनिटी लेवल पर इनको इंकरेज करना पड़ेगा ताकि जो है एफोरेस्टेशन किया जाए, प्लांटेशंस किया जाए। स्कूल चिल्ड्रंस है जैसे आप लोग हैं, तो आप लोगों को इंकरेज करना पड़ेगा कि जो माइग्रेटरी जो बर्ड्स है उनको आप देखिए, आपके डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उसको देखने आप नेशनल पार्क जाइए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाइए, डिफरेंट टाइप के जो नेचर जो कैंप्स होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आपको पता चले कि जो हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कैसा होता है, हमारे जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है वो कैसे होते हैं, उनको किस टाइप का माहौल चाहिए, उनको बेहतर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें हैं वो मिलने चाहिए। ये जो सिर्फ आप इसको सोशल नेटवर्किंग्स में या फिर मोबाइल्स में, टीवीज में देखने के लिए, दिखाने के लिए ना कीजिए। हमें जरूरत है कि जो हम अपने से होकर, हम अपने से सेल्फ मोटिवेट होकर हम अपने जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको प्रोटेक्ट करें, हम अपने जो वाइल्ड लाइफ है उनको हम प्रोटेक्ट करें। डिफरेंट जो कंट्रीज है उसके द्वारा जो लॉज है वो इनेक्ट किए गए हैं, पास आउट किए गए हैं, ताकि जो किलिंग और जो इलीगल जो ट्रेडिंग होता है डिफरेंट जो बर्ड्स है, एनिमल्स है, उनको बैन करने के लिए डिफरेंट जो लॉज है वो पास आउट किए गए हैं। इंडिया की जो बात की, जो किलिंग ऑफ लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स और पीकॉक है वो पूरी तरीके से बैन है। अगर इसका जो शिकार करते हुए पाया गया तो उनको पनिशमेंट हमारे जो लॉज के थ्रू उसको पनिशमेंट किया जाता है। एक इंटरनेशनल जो कन्वेंशन जो बना है जहां पर जिसे CITES के रूप में जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये स्टैब्लिश किया गया है, जिसके थ्रू ये कहा गया कि जो ऐसे जो इंडेंजर्ड जो स्पीसीज है, चाहे वो प्लांट्स लाइफ हो चाहे वो एनिमल्स लाइफ हो, उसका जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, इंटरनेशनल जो व्यापार है वो ना हो, ताकि इस टाइप के जो एनिमल्स हैं उनका शिकार ना हो सके और इस एनिमल्स को संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सके। डिफरेंट जो गवर्नमेंट है कंट्रीज के, उनके बीच इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुआ है। इंटरनेशनल जो ट्रेड है इस टाइप के जो एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज है उसका ना किया जाए, जिससे ये जो एनिमल्स और प्लांट्स लाइफ है उसको सरवाइव किया जा सके। इस एग्रीमेंट्स में क्या हुआ, तो यहां पर रफली जो 5,000 जो एनिमल्स स्पीसीज है और आपके जो 25,000 जो प्लांट स्पीसीज है उसको इस कैटेगरी में रखा गया है कि इसको हमें संरक्षित करना है, सुरक्षित करना है। तो इसका जो इलीगल जो मार्केट्स है वो नहीं होगा, ट्रेडिंग एक्टिविटीज है वो नहीं किया जाएगा, जिसमें आपके जो बियर्स है, डॉल्फाइंस है, कोरल्स है, एलांस है, आइलॉयस है, आपके ऑर्चिड्स है, कैक्टिक। तो ये जो सभी जो
ये जो कुछ एग्जांपल है, इसके अलावा लगभग यहाँ पर 5000 और 25 जो 1000 जो प्लांट स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस एग्रीमेंट में शामिल किया गया है। जो इस लिस्ट में आपको कुछ जो एनिमल्स और कुछ जो बर्ड्स है वो भी मिलेंगे जिनका जो ट्रेड है पूरे तरीके से बैन कर दिया गया है। ये जो कुछ जो प्रयास है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो, गवर्नमेंट्स के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, बट यहां पर मेन जो पॉइंट्स आता है कि जो एवरी जो सिटीजन है शुड कंसीडर इट्स एन एथिकल ड्यूटी टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड टू सेव हिज और हर ओन इन्वायरमेंट्स। मींस हमारे जो एक जो क्या होता है कि जो एथिकल जो ड्यूटीज है, नैतिक जो दायित्व तो होता है कि जो हमें हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्लांट लाइफ है और एनिमल लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना है, इनका जो इन्वायरमेंट है उसको बना के रखना है ताकि जो हमारा जो लाइफ है वो भी बेहतर तरीके से सस्टेन कर पाए। अगर कोई भी प्लांट्स लाइफ नहीं होगा, एनिमल्स लाइफ नहीं होगी तो हमारा लाइफ भी है वो बेहतर तरीके से नहीं चल सकता है। इसलिए हमें सेल्फ मोटिवेट होकर हमें आगे आकर हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, तभी हम जो है हमारा जो लाइफ है वो बेहतर तरीके से सस्टेन कर पाएगा। ये बेटा आपका जो चैप्टर है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट होता है। यहां पर आपको एक्सरसाइज आगे आपको जो नीचे में आपको जो एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसके जो एक्सरसाइज है मैंने इसको जो है यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए गए। इससे रिलेटेड मेरी वीडियोस हैं, आप इस लिंक पर जाकर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और आपके जो एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको जितने भी हेल्प चाहिए उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये सभी जो एक्सरसाइज से रिलेटेड जो आंसर है आपको बुक से ही प्रोवाइड किया गया है, तो आप बेहतर होगा कि आप अपने ओन लैंग्वेज में भी उसके हेल्प के थ्रू आप क्वेश्चन आंसर जो है आप प्रोड्यूस कीजिए। ये आपका जो बेटा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अगर वीडियोस आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।